हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10 सितंबर को हम लोग द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मेजरली दो आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज का, वो है द लॉन्ग मार्च अहेड टू टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। इस आर्टिकल में हम टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की बात करेंगे, क्यों इंडिया को पॉलिटिकल सॉवरेन होना सफिशिएंट नहीं है और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी वे फॉरवर्ड है, आत्मनिर्भरता वे फॉरवर्ड है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लस कैसे इंडिया टेक्नोलॉजिकल सॉवरेन हो सकता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन उसका टेलीग्राम में डाल दिया गया है। आप क्वेश्चन ट्राई करिए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है डिसिसिव स्टेप। इस आर्टिकल में हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार के बारे में बात करेंगे, कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें मेजरली प्रीलिम्स के पॉइंटर्स कवर करेंगे। एसआईआर होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या प्रोसेस अपनाई गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और बिहार में जो ड्राफ्ट रोल आया है उससे क्या इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट में जो रिसेंट वर्डिक्ट आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके क्या मायने हैं, प्लस उससे जो इम्प्लीकेशन निकल के आ रहे हैं, उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हाइप करें। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू के नाम से है और इसकी लिंक आपको नीचे भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मोर पे क्लिक करके आप लिंक से डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द लॉन्ग मार्च अहेड टू टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ टर्म्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, वो आपको पूछे जा सकते हैं। सो ओवरऑल मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। इंडियाज पॉलिटिकल फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइजिंग साइबर वनरेबिलिटीज। ठीक, तो साइबर वनरेबिलिटी से रिलेटेड है तो GS3 में पूछा जा सकता है। और ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया पॉलिटिकल सॉवरेन है, इकोनॉमिकल सॉवरेन है, सोशली हम सॉवरेन हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल अभी हम सॉवरेन नहीं हैं और हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको IR से रिलेटेड भी आ सकता है। ओवरऑल जो मेंस का सवाल है वो इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। अभी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं बाहर की कंट्रीज़ के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के ऊपर। ठीक, तो साइबर वनरेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है और इसी कारण से हमें ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता चाहिए। सेम उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अब इंट्रोडक्शन आपका क्या होगा। रिसेंटली इंडिया ने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है और एक तरीके से ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, उसको सेलिब्रेट किया गया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो ट्रू इंडिपेंडेंस है आज के समय में, वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से कहीं ज़्यादा है। इट ऑल्सो डिमांड्स टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एज टेक्नोलॉजी एड्स एवरी वॉक ऑफ लाइफ टुडे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा सेम क्वेश्चन के, है ना। इसी तरीके से आप लिखेंगे कि आज के समय में टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की। नाउ क्यों ऐसी बात की जा रही है। आज के एनवायरनमेंट में जो साइबर वनरेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। सो नेक्स्ट चीज़ आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। बिकॉज geopolitics has taken a darker turn recently. Modern wars are fought with software and drones, not bullets and bombs. The most damaging war is in cyberspace. Our trains, banks, power grids run on information and communication technology. A small number of companies, primarily from single country, United States, build and control this system. सो जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा क्योटिक हो गई, बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है और जो मॉडर्न वॉर्स होने वाली हैं वो सॉफ्टवेयर और ड्रोन्स पे लड़ी जाएगी, ना ही बुलेट्स और बॉम्ब पे। सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वॉर साइबर स्पेस में होने वाली है। हमारे सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। आवर ट्रेन्स, आवर बैंक्स, पावर ग्रिड, सारी की सारी चीज़ें किस पर काम करती हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम पर।
और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन कंट्रोल कर रहा है? कुछ कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं दुनिया की, जो कि कहाँ पर बेस्ड हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में। अब क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी के? इम्प्लीकेशन यार एक बहुत अच्छा एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो दिया है वो तो उतना खास नहीं है, एक अच्छा एग्जांपल जो आपको मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। जब कारगिल वॉर हो रही थी, 1999 की कारगिल वॉर का टाइम था, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को जो जीपीएस है वो देने से मना कर दिया था। जो जीपीएस जो सिस्टम है वो इंडिया में बंद कर दिया गया था। सिविलियन यूज़ के लिए होता है और मिलिट्री यूज़ के लिए भी जीपीएस होता है। सो सिविलियन यूज़ वाला तो चल रहा था, लेकिन जो मिलिट्री यूज़ वाला था वो जीपीएस इंडिया को नहीं मिला उस वक्त। और उसी समय से इंडिया ने, उसी समय जो इशू हुआ था इंडिया को, उसी समय जो दिक्कत आई थी, उसी के बाद इंडिया ने सीखा कि इंडिया को खुद का नेविगेशन सिस्टम चाहिए। और फिर इंडिया ने नाविक डेवलप किया। बहुत साल लगे नाविक डेवलप करने में, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद ही इंडिया ने ये डिसाइड किया कि उसे नेविगेशन सिस्टम खुद का चाहिए होगा, स्पेशली मिलिट्रीली पर्पस के लिए, ताकि हम सॉवरेन रह सके। अब उस समय की अगर हम बात करें तो अपने जो फोर्स है वो वहाँ लड़ रही है, लेकिन उनके पास कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ अटैक करना है, ये कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल ही नहीं है। कैसे वो उस टेरेन में फाइट कर रहे होंगे, आप ये सोचिए। अब आप ये समझेंगे कि वॉर कितनी क्रूशियल हो गई थी, इंडिया ने बिना नेविगेशन सिस्टम के वो वॉर जीती है। सो बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जीत गया, लेकिन हमारे लिए जो लेसन है वो ये कि आप उस समय का इंतज़ार मत करिए जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपको बाद में लगे कि यार मैं अगर टेक्नोलॉजिकल सॉवरेन हो जाता तो आज मेरे देश को ये दिक्कत नहीं होती। क्राइसिस आने का वेट ना करते हुए इंडिया को अभी से ही टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो डिपेंडेंस है वो वनरेबिलिटी को सीरियस कर देता है। मान लीजिए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, अगर ये बंद कर दी जाए, मे बी नेशनल डिक्टेट के कारण, कल को डोनाल्ड ट्रंप बोले कि आप टैरिफ लगाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, आप रशिया से अभी भी तेल ले रहे हैं, हम आपके जितना भी क्लाउड सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज है सब बंद करवा रहे हैं, जो भी कंपनीज इंडिया को सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो बंद करें। इंडिया क्या करेगा? बहुत ज़्यादा रियल टाइम हार्म हो सकता है इंडिया की इकॉनमी को। इंडिया इकॉनमी पूरी कोलैप्स हो सकती है अगर ये सर्विस बंद हो जाए। और ये हाइपोथेटिकल नहीं है, अभी रिसेंटली एक ऐसा केस आया है जहाँ कंपनी की क्लाउड सर्विस को बंद कर दिया गया था। सो रिसेंटली ये चीज़ें हो रही है, तो थ्रेट क्या है? रियल है। अब जो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एज अ सॉल्यूशन। सिर्फ एक चीज़ है जो इंडिया को बचा सकती है साइबर स्पेस वॉर में, वो है इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। India has no operating system, database or other foundational software that it builds and can trust completely. हमारे पास ना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का है, एंड्रॉयड बाहर का है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस, हर चीज़ बाहर की है, और यही ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारे कंप्यूटर पूरे चल रहे हैं। द मोमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ तो फिर हमारे सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैप्स हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट, हमारे यहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट का खुद का कुछ है ही नहीं सिस्टम। हमारे यहाँ जो डेटा सेंटर्स हैं वो भी पेरेंट कंपनी के पास पहले इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर इंडिया के डेटा सेंटर में वो सेव होती है। सो जो डेटा लोकलाइजेशन का इशू है ये भी एक बहुत गंभीर इशू है। सो हम लोग ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें जो कि सिर्फ इंडिया का हो। दिस लीव्स द कंट्री डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज दैट इट कैन नॉट कंट्रोल और ट्रस्ट। हाउएवर द पाथ टू इंडिपेंडेंस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट माइट सीम। द ओपन सोर्स मॉडल offers a path to solution. India can create its own version of Linux Android that are safe and free of backdoor. It is possible for a dedicated group of professionals to do this. The real challenge lies in long term support and maintenance. So open source जो मॉडल है वो इंडिया के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। ओपन सोर्स मॉडल का मतलब क्या होता है? जितने भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब ओपन सोर्स है, मतलब इसके जो कोड है वो अवेलेबल है, कोई भी आदमी इसके कोड को देख सकता है, उसमें कोई एरर ढूंढ सकता है और सिस्टम को और बेहतर बना सकता है। सो इंडिया के जो प्रोफेशनल हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हीं ओपन सोर्स के जो सोर्स कोड है उन्हें देखना है और उसी तरह का इंडिया में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना होगा। जो चैलेंज है वो क्या है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट का और मेंटेनेंस का। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें आदत हो गई है
है ना, उसका जो बेस है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। अब इतना बड़ा जो सिस्टम हम डेवलप करेंगे वो वायबल होना चाहिए, मतलब जो जो कम्युनिटी उसे बनाएगी, जो आईटी प्रोफेशनल उसे बनाएंगे, उसमें बहुत पैसा खर्चा होगा, बहुत टाइम जाएगा, तो वो जब उसे बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट और मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर ये लॉन्ग टर्म तक के मेंटेनेंस प्रोवाइड तभी कर पाएंगे जब वो वायबल होगा, जब उन्हें प्रॉपर पैसा मिल रहा होगा। अ लार्ज सपोर्टिव यूज़र बेस इज़ नेसेसरी फॉर होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी वायबल। सो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, अगर हम चाहें तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इनिशियली प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा उतना अपग्रेड या फिर एकदम टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड नहीं रहेगा, वो थोड़ा पीछे रहेगा। लेकिन अगर हम उसे शुरुआत में सपोर्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो कॉम्पिटिटिव और वायबल हो सकता है। जब आप उसको खरीदेंगे तो धीरे धीरे जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो मिलेगा कंपनीज़ को और टीम को, और फिर वो उसे उसमें चेंज करके उसे बेहतर बना सकते हैं। द प्रॉब्लम अफेक्ट्स एवरीवन बट द सॉल्यूशन लाइज विथ आईटी प्रोफेशनल। ये एक सिंगल इंस्टीट्यूशन या एक सिंगल कंपनी का काम नहीं है। ये तभी हो सकता है जब हमारे जितने भी कंपनीज़ हैं वो सब एक साथ यूनाइट हो और इंडिया के लिए ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन तैयार करें। नाउ बात करते हैं, अभी ये था सॉफ्टवेयर इशू के बारे में, नाउ बात कर लेते हैं हार्डवेयर सॉवरेनिटी की। Achieving hardware sovereignty is a greater challenge than software sovereignty. Building sophisticated semiconductor fabs require massive long-term national investment in chip design, manufacturing, and supply chain. Do we have the resources and patience to build them? A crucial first step is to focus on a specific hardware component and investment in partnership to build expertise in chip design and assembly, even if fabrication is outsourced. So जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हार्डवेयर सॉवरेनिटी भी तो चाहिए होगी। हार्डवेयर भी हम बाहर से बुलवाते हैं, अगर हार्डवेयर आना बंद हो गया तो कंप्यूटर सिस्टम चलेगा ही नहीं। सो कंप्यूटर चलाने के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए हमें सिस्टम की ज़रूरत होती है और उसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। हमने सॉफ्टवेयर के ऑटोनॉमी की बात करें कि ओपन सोर्स कोड से हो जाएगा, लेकिन हार्डवेयर बनाना इतना आसान नहीं है। और हार्डवेयर कैसे बनता है? स्क्रैच से बनेगा तो वो जो सेमीकंडक्टर चिप है उसका रोल आ जाता है। सेमीकंडक्टर चिप के कॉम्बिनेशन से ही आपका सीपीयू तैयार होता है, उसी के कॉम्बिनेशन से आपकी बाकी चीज़ें तैयार होती है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में सेमीकंडक्टर चिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। इंडिया इसलिए लगातार पार्टनरशिप में लगा हुआ है ताइवान के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में, जापान के साथ में, सो दैट कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जाए। ये क्यों की जा रही है? ताकि जो सेल्फ रिलायंस है वो हो सके। कोविड के समय में जो सेमीकंडक्टर चिप्स थी वो इंडिया में आ नहीं रही थी, उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा था। और उसी के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई हमें खुद का सेमीकंडक्टर चिप चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में ही होनी चाहिए। अभी बहुत कम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जा रही है। जो डोमिनेशन है मेनली ताइवान, चाइना, यूएस, साउथ कोरिया, जापान, इन 4-5 कंट्रीज़ के पास ही मेनली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन की एक तरीके से प्रॉनेस है। यही 5 कंट्री है जो पूरा दुनिया का मार्केट क्या कर रही हैं? डोमिनेट कर रही है। इंडिया को भी इसमें आने की ज़रूरत है और ये इतना आसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नेशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। डिज़ाइनिंग में इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन में अभी इंडिया पीछे है। हालांकि लगातार जो है पार्टनरशिप की जा रही है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है? प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है। अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं होगा तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होकर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हार्डवेयर तो चाहिए होगा ना। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। मच ऑफ द सॉफ्टवेयर टुडे इज़ ओपन सोर्स इंक्लूडिंग एंड्रॉयड, लाइनक्स एंड हेडूप। हाउएवर की कंट्रोल इज विद सेंट्रलाइज क्लाउड एंड डेटा मैनेज एक्सटर्नली बाय पावर कंपनीज। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है आज के समय में, लेकिन मेनली जो कंट्रोल किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है? जो सेंट्रलाइज क्लाउड है। क्लाउडिंग के थ्रू हम कहते हैं सारा का सारा डेटा जो है वहाँ पर स्टोर किया जाता है और आप क्लाउड के थ्रू सारी की सारी चीज़ें सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई है।
पहले ऐसा होता था कि आप कोई भी गेम खेलते थे तो वो गेम एक बार आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब आप गेम खेलते हैं तो सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही होती है। और जो डेटा है सारा का सारा कौन मैनेज कर रहा है? ये एक्सटर्नल जो कंपनीज़ हैं वही कर रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को कलेक्टिव विल की ज़रूरत है। इसलिए हमें अर्जेंट मिशन ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है और एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है उससे पहले कि क्राइसिस हमारे सामने हो। अभी वक्त है जब हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। क्या करना है? सबसे पहले हमें एक क्रैक टीम को असेंबल करना है टू क्रिएट इंडिया ओन वर्जन ऑफ एसेंशियल सॉफ्टवेयर फ्रॉम ओपन सोर्स रिसोर्सेज इज़ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले तो भाई टीम असेंबल करो जो कि हमारे ओपन सोर्स कोड से अपने इंडिया के सॉफ्टवेयर बनाएगी। क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है। क्लाइंट साइड कंपोनेंट का मतलब जो आपके लैपटॉप में आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट, ईमेल क्लाइंट, कैलेंडर, है ना। ईमेल जो है वो भी आज जीमेल यूज़ करते हैं, याहू यूज़ करते हैं। इंडिया का खुद का ईमेल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले बिल्ड करना पड़ेगा। सर्वर साइड कंपोनेंट मतलब जो ईमेल है ना, उसको कैसे कंपनीज कैसे कंट्रोल करती है, जो कंपनी वाला साइड है वो सर्वर साइड कंपोनेंट हो जाएगा, जिसमें वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, क्लाउड सर्वर, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सो ये दोनों चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपको आ सकते हैं। ओपन सोर्स वर्जन आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम। इंडिया नीड्स टू सेट अप अ टीम, कंटिन्यूली अपडेट एंड मेंटेन दिस कंपोनेंट विच इज हार्डर टास्क। दिस टीम शुड वर्क लाइक प्रोडक्ट टीम्स इन कंपनी। द मिशन हैज़ टू बी सेल्फ सपोर्टिंग और बेटर। ठीक है, तो इंडिया को जो टीम्स हैं उसको सेटअप करना है और सारे लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सारे आईटी प्रोफेशनल्स को एक साथ आना पड़ेगा, सारी कंपनीज़ को एक साथ आना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं और उसके बाद उन्हें प्रॉपर सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट फंडिंग की या गवर्नमेंट फंडिंग की, उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट की जो कि सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। कोई भी सपोर्ट आपको थोड़े समय तक मिल सकता है और ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय के प्रोजेक्ट हैं, तुरंत तुरंत नहीं बन सकते। तो जो भी चीज़ें मिशन होगा वो सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए, सेल्फ वायबल होना चाहिए। मतलब इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और है ना, जो इंडिया के लोग हैं उन्हें इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये बन पाएगा। क्या कर सकते हैं और वे फॉरवर्ड में इमीडिएट स्टेप तो ये होगी कि एक मिशन बना लीजिए। दिस विल बी एन इम्प्लीमेंटेशन मिशन, नॉट अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिशन एम्ड एट एकेडमिक एंड रिसर्च कम्युनिटी। तो सबसे पहले एक मिशन बनाइए जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है कि ये हमें बनाना ही है। रिसर्च करना बंद करिए। इसमें जो सरकार है उसका जो रोल होगा वो क्या होगा? वो एनेबलर होगा। वो ऐसा इन्वायरमेंट बना के दे कि भाई जो भी कंपनीज इसमें आ रही हैं उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो उनको मिले। इससे ज़्यादा सरकार को कुछ नहीं करना है। इट विल प्राइमरली इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट एंड सपोर्ट टीम्स ऑफ इंजीनियर एंड कैपेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। ठीक, सो ये जो है इंडिया को करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडस्ट्री और एकेडमिया को दोनों को साथ में कोलैबोरेट करना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर दोनों साथ में मिलकर आएंगे तब जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। अगर इंडिया को ट्रू मायने में आत्मनिर्भर बनना है तो टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस इज़ अ वे फॉरवर्ड। ये आपको कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक, ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिसिसिव स्टेप। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रीलिम्स 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। प्रीलिम्स पॉइंटर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, एक बार उसे रीड कर लेना है, आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा। फिर सारी चीज़ें डिटेल में डाल दी गई है। फिलहाल हम यहाँ समझ लेते हैं, वही चीज़ आप रीड करेंगे। किसके ऊपर आर्टिकल है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल रोल के ऊपर ये आर्टिकल आया है। सो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, इसकी प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, बिहार के केस में क्या इश्यूज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट वर्डिक्ट आई है उसके क्या मायने हैं, सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले SIR है क्या? इट इज़ एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अपडेट एंड वेरीफाई इलेक्टोरल रोल। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इलेक्टोरल रोल। क्या होता है इलेक्टोरल रोल? ये वोटर की लिस्ट होती है। इसमें एलिजिबल वोटर्स के नाम होते हैं। जो भी 18 वर्ष के ऊपर का रहेगा वो एलिजिबल हो जाएगा और उसके बाद उनके नाम रजिस्ट्रेशन के थ्रू इस लिस्ट में डाले जाते हैं।
इस लिस्ट को अपडेट करना है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ लोगों की जान चली जाती है, तो उनका नाम हटाना होता है। प्लस जो नए बच्चे 18 साल की उम्र के हो रहे हैं उन्हें न्यू वोटर आईडी दी जाती है, इलेक्टोरल रोल में उनका नाम सम्मिलित किया जाता है। इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है वेरीफाई। इस एक्सरसाइज में पूरा वेरिफिकेशन होने वाला है। इसका मतलब इलेक्टोरल लिस्ट एकदम न्यू बनाई जाएगी। एक और टर्म आता है एनुअल समरी रिवीजन, ये हर साल होता है। इसमें छोटे मोटे जो एरर्स हैं उसको रिमूव किया जाता है, नई लिस्ट बनाई नहीं जाती। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कंप्लीटली हर एक घर में जाकर वेरिफिकेशन किया जाता है और फिर उनकी एक नई लिस्ट तैयार की जाती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सो दैट कि जो इलेक्शन है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके। फ्री और फेयर इलेक्शन कब होंगे? जब वोटर की लिस्ट एक्यूरेट रहे, इंक्लूसिव रहे, ऐसा कोई ना हो जो कि बाहर जाए, और ये सारी प्रोसेस में फुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए वाई नीडेड? बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, और फ्री और फेयर इलेक्शन बेसिक फीचर भी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल रोल को समय समय पर अपडेट एंड वेरीफाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें और भी चीज़ें हमें पता चलेगी कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं वोटर लिस्ट में वो क्या हैं, ये भी हम एक पैटर्न समझ सकते हैं। नाउ मैंने आपको रीज़न तो बता ही दिया कि 18 साल वाले जुड़ेंगे, डिसीज्ड हैं, तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस क्या है इसकी? जैसे कि जनगणना होती है, घर घर जाके सेंसस के लिए जाया जाता है, सबके नाम लिखे जाते हैं, उसी तरह की प्रोसेस यहाँ फॉलो की जा रही है। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन बाय बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जा कर के वेरीफाई कर रहा है, और जहाँ पर भी एंट्री मिसिंग है, जहाँ पर भी कुछ डाउट है, वहाँ पर घर जाया जा रहा है। उसके बाद फिर ड्राफ्ट रोल बनाया गया सो दैट कि पब्लिक स्क्रूटनी हो सके, पब्लिक देख सके कि कौन लोग हैं जिनके नाम नहीं दिए गए। हालांकि रीजंस नहीं बताए जा रहे थे, लेकिन ड्राफ्ट रोल तैयार किया गया। और फिर अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि जब तक के इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक के लोग जिनके नाम हटा दिए गए वो डॉक्यूमेंट्स लाकर जमा कर सकते हैं और अपना क्लेम कर सकते हैं। क्लेम और ऑब्जेक्शन को इनवाइट किया गया है सिटीज़न के द्वारा, और उसके बाद ही फाइनल इलेक्टोरल रोल क्या किया जा रहा है? पब्लिश किया जा रहा है। अब कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं? टोटल 12 तरह के डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जिसमें पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ें सम्मिलित की गई है। आधार कार्ड इसमें 12 डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया गया था। अब जो प्रोविजनल लिस्ट आई तो लगभग ड्राफ्ट रोल में 65 लाख लोग एक्सक्लूड किए गए। मतलब पहले जो इलेक्टोरल लिस्ट में थे उसमें से 65 लाख लोग ऐसे थे जिनका नाम अब ड्राफ्ट रोल में हटा दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। इतने बड़े नंबर है ना, इतनी ज़्यादा तो लोगों की जाने नहीं जा रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 65 लाख लोग फर्जी हों। इसमें कुछ जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं जो कि बाहर हो सकते हैं। द हिंदू ने इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पाया कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो रिमूव किए गए हैं वो महिलाएं वोटर्स हैं, और डेथ रेट जो दिखाया जा रहा है वो इतना हाई नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो महिलाएं हैं, जो मैरिड वुमेन हैं, उनका भी रॉन्गफुली एक्सक्लूजन हो गया है, बिकॉज ऐसा एज्यूम कर लिया गया कि वो परमानेंटली दूसरे स्टेट में या कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस है ना बहुत ही हास्टी तरीके से, बहुत तेज़ी में की गई है, और इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की भी कमी आ रही। ये इश्यूज सारे के सारे बिहार के केस में हमें देखने को मिले। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वर्डिक्ट दी है जिसमें उसने कहा है कि जो आधार है उसे भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि इस 12 डॉक्यूमेंट में आधार नहीं है और ज़्यादातर लोगों के पास आधार अवेलेबल है। पहले के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, किसके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो गया जो 70 साल का आदमी है। पुराने ज़माने में सर्टिफिकेट बनाए भी नहीं जाते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं। हालांकि राशन कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास होता है, पर फिर भी मतलब देखा जाए तो आधार को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसने कहा कि आधार सिटीजनशिप वेरीफाई नहीं करता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर किया है। तो बर्थ सर्टिफिकेट करता है क्या?
बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं करता, आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं करते, बाकी डॉक्यूमेंट जो बनाए जा रहे हैं वो भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो फिर आप आधार को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि आधार को क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट की फंडामेंटल राइट टू वोट सेफगार्ड हो सके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो राइट टू वोट है वो स्टैट्यूटरी लीगल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट कहा है, तो अगर आप क्वेश्चन आता है तो आपको यही बताना होगा कि इट्स अ फंडामेंटल राइट। सो इसी को सेफगार्ड करने के लिए आधार को इंक्लूड किया गया है, सो दैट कि जो पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन है वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, 65 लाख से ऊपर के जो वोटर्स हैं अब उनको एक और मौका मिलेगा, वो अपना आधार दिखाकर यहाँ पर इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल है या इलेक्शन है उसमें पार्ट ले सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी एक नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। सो यहाँ पर इंक्लूसिविटी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है रिजिडिटी के ऊपर। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आधार अभी भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, केवल पासपोर्ट ही सिटीजनशिप का प्रूफ होता है अलॉन्ग विथ वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी को भी अभी कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही होता है जिससे पता चलता है कि ये भारत के नागरिक हैं। आधार अभी भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। इस वर्डिक्ट के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि अब तो आधार इंक्लूड कर दिया तो ये सिटीजनशिप का प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ आपसे मिस्टेक हो सकती है और यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है जिसे अपहोल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।